अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अस्सलाम लोग? वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैम हम ठीक हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैम, कैसी आप हैं? सुनाएं। जी बच्चों, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मैम आपकी आवाज को क्या हुआ है? मेरी आवाज बस थोड़ी गड़बड़ हुई है ऐसे ही। अभी ठीक अच्छा हो जाती है। ओके। अच्छा बच्चों, एक मिनट दें मुझे। जी बच्चों, आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? मैम हम ठीक हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अच्छा मैम। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। चलिए जी, मुझे कौन बताएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैंने पूछा है, मुझे कौन बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। वेरी गुड बच्चों, फिर आपने क्योंकि जवाब देने के तैयार नहीं है। अस्मा, आंसर यस मैम। आंसर क्या पढ़ा था पिछली दफा हमने? मैम मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैम क्विज़ेस हो रहे थे तो। अनुष, मैम ओबेसिटी पढ़ी थी और डायबिटीज की टाइप्स पढ़ी थी, इस तरह का उनके लिए न्यूट्रिशन का बताया था कि डायबिटिक पेशेंट को मतलब कौन सी न्यूट्रिशन देनी चाहिए, इस तरह का पढ़ा था। ठीक हो गया? हमने ओबेसिटी पढ़ी क्रॉनिक थी, इलनेस पर। क्रॉनिक इलनेस पढ़ी थी, जिसका मतलब है कि हमने कुछ डेवलपमेंट की बात की थी, चेंजेस की बात की थी कि चाइल्डहुड में क्या है, ग्रोथ पैटर्न या कुछ एडल्टहुड, फिर एडोलेसेंट के अलावा हमने कुछ इंजरीज पढ़ी थी एडल्ट्स में। हमने फॉल्स को डिस्कस किया, फिर हमने कहा उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम। और नहीं एट द मैम, वो एंड मेरे हमने क्या पढ़ा था? मैम एर्गोनॉमिक्स डिजीजेज पढ़ा और था। उनके न्यूट्रिशंस वगैरह भी हम लोगों ने पढ़े थे। जी बिल्कुल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज पढ़े थे और एंड में हमने एर्गोनॉमिक्स भी पढ़ा था। और प्रिवेंशन पढ़ी थी और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग थी। जी मेरा तो विचार है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैक्सीनेशन सबको अगले जो है ना वीक वो क्लास में बुलाऊं, ठीक है? और ऐसी खिंचाई आप सरों की जाए ना, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे। और बच्चे, आपको पता है पेपर सुनने में आ रहा है कि मिड ऑन कैंपस हो रहे हैं। मैम Yes. ना करे। जी मैम, सुना है सही कि ऑन बात है। कैंपस। वैसे सही और गलत का तो हमें भी नहीं पता, हमें बस अभी एक मैम तो वो तो इंफॉर्मेशन फिर दे दी सेकंड गई है। डोज के बाद लगेंगे होंगे ना, अभी सेकंड डोज पे तो 2 वीक्स हैं। मैम क्योंकि कायनात से हमने पूछा था मैम से, वो कह रही थी कि आपके ऑनलाइन ही होंगे। मुझे पता नहीं, कुछ समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटी का और फिर ना डिसीजन होता है। डराए जी मैंने कहा फिर ना डराए ना हमें।
पता नहीं अभी एक इंफॉर्मेशन हमें कन्वे की गई थी कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पेपर्स ऑन कैंपस है, ठीक है। अब पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो डोज वाला है रूल। मैम देखिए। कल हम गए थे, हमारी एक क्लास थी मैम आयशा के साथ, और अच्छा। उन्होंने एक डोज वाले को भी अलाउ नहीं किया था। वो कह रही थी दोनों आपका होगा तो फिर ही आप बैठोगे क्लास में। हालांकि कुछ टीचर्स हैं उन्होंने अलाउ कर दिया हुआ है। मैम आप तो अलाउ करते हैं एक सिंगल डोज वाले को। बेटा डायरेक्टर साहब अलाउ नहीं करते। नहीं मैम, 2 डोज के बाद आराम मैम से उसमें आएंगे, हम कोई एक जल्दी नहीं दो है किसी को। दो सब्जेक्ट्स की मैम ने ना हमें अलाउ किया हुआ है कि हम लोग सिंगल डोज के साथ आ सके। देखिए मुझे पता है कुछ लोग अलाउ कर रहे हैं सिंगल डोज के साथ आना भी। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। ये पता नहीं कोरोना का अजाब कब खत्म होगा, इसने सारा कुछ जो है ना सही डिस्टर्ब बात है, करके रखा है। अल्लाह खैर करेगा। आमीन। अच्छा बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हमें थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, और उसमें हमें डिसऑर्डर्स ही पढ़े जाने हैं, ठीक है, कि क्या है और किस तरह से है। ये आपके टॉपिक्स हैं, अगर इनको एक दफा देख लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम मिड का सिलेबस कहाँ तक होगा? फेवरेट क्वेश्चन। आज 15th लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर तो नेक्स्ट वीक से शुरू होते हैं तो 15 तक होगा। अभी मैम तो इतने डेट ज्यादा ना रखें मैम प्लीज। 15 तक? मैम हमने तो, हमारे 7 सब्जेक्ट हैं इस दफा। यस मैम। रहम बच्चे करें पढ़ लें। प्लीज मैम, ये कोरोना तो रहम नहीं कर ये रहा। हम सब्जेक्ट एंड में पूछा करें ऐसे सवाल, ठीक है। 10 प्लीज। आपको लगता है कोई मजाक चल रहा है? फाइनल में क्या करना है आपने? 24-25 लेक्चर हैं टोटल आपके। फिलहाल पढ़ लें, बेहतर होगा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस सुबह सुबह कहीं मेरे से 15 की 20 ना करा लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या यूज करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो। बताइए आप लोग क्या कुछ टेस्ट यूज हो रहे होते हैं? मुझे हार्ट पेशेंट को डिटेक्ट करने मैम के लिए बेंच कौन स्टेप है। सा? मैम ईसीजी करवाते हैं, इको करवाते हैं उसकी, इस तरह के डिफरेंट ईसीजी टेस्ट। होती है, इको होती है, ठीक हो गया। अरे जी, ईसीजी करवाते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम ऑस्कल्टेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे फिल्म होती है। फिर हमारे पास वो आ जाता है जिसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी, वो होता है, ठीक है, कैथेटराइजेशन के थ्रू हम कर रहे होते हैं। फिर सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू जो हम कर रहे होते हैं वो इको होती है, ठीक है। ईसीजी मॉनिटर्स एरिथमियाज, एमआई, इन्फेक्शन, पेरिकार्डाइटिस, स्टडीज कंडक्शन, एक्टिवेशन एंड सिस्टेमिक एब्नॉर्मेलिटीज। ऑस्कल्टेशन, हार्ट साउंड्स। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट की बात की जाए तो ये सिंपल आपके पास क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो आपका हार्ट स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक्सरसाइज से तो नहीं कोई इशू क्रिएट होता, वो देखने के लिए किया जाता है। फिर एक्सरेज है, एक्सरे में सिंपल साइज देखा जाता है हार्ट का, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कोई कंजेशन का साइन हो तो वो भी हमें एक्सरे पर ही मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गई, कार्डिक कैथेटराइजेशन आ गई, ठीक है, इसमें कैथेटर डाला जाता है। तो it helps to visualize inside of the heart, measures pressure, assess valve and heart function, determine blood flow to and from heart. कार्डिक कैथेटराइजेशन में आपके पास एंजियोग्राफी आ जाती है, जिसमें मेनली हम क्या देख रहे होते हैं
ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो एंजियोग्राफी दो तरह की होती है, ये डायग्नोस्टिक भी होती है जिसे बेसिक कैथेटराइजेशन कहा जाता है, और ये आपके पास थेराप्यूटिक भी होती है जिसे हम बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हो जाए तो ठीक है, वहीं पे बैलून एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर यूज करते हुए उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। या अगर खाली रिमूव करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रहा हो तो स्टेंट भी डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम साथ में ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, दैट इज नोन एज थेराप्यूटिक एंजियोग्राफी। और एंजियोप्लास्टिक जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक एंजियोग्राफी भी कहते हैं, बट प्रॉपर जो टर्म होता है वो एंजियोप्लास्टी होता है जिसमें हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा डॉपलर टेस्ट आ जाते हैं, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट आते हैं। ब्लड टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो ये कि सिंपल उसकी ब्लड प्रोफाइल पता करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल आ रहा है, इसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा सिंपल एचबी, हेमाटोक्रिट, सीबीसी इसके लिए, ठीक है। एचबी ताकि अगर हम कोई रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस देख रहे हैं तो वो हीमोग्लोबिन से हमें पता लग जाए कि एचबी तो लो नहीं आ रहा। देन एबीजीज होती है जिन्हें हम आर्टेरियल ब्लड गैस डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखने के लिए ली जाती है पेशेंट में एग्जैक्ट। तो essential for patients with shock and MI. General treatment measures for the cardiac disorders. अब अगर कोई कार्डिक डिसऑर्डर का पेशेंट है तो हमें उसको क्या करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। उसकी डाइट वो ऐसी ले जो कि ज्यादा ऑयली ना हो, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब ये रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ये होते हैं ताकि हार्ट की कंडीशनिंग हो सके, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा ज्यादा लोड है तो ये ना हो कि विंग कोलैप्स कर जाए। तो पता हो जब वो एक्सरसाइज करता होगा तो वैसे भी कोलेट्रल्स डेवलप होते हैं ना, अगर मेन आर्टरी ब्लॉक भी हो जाए तो कोलेट्रल्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती है। स्मोकिंग क्विट करने का हम कहते हैं पेशेंट को, और ड्रग थेरेपी के अलावा साथ में ड्रग्स कंटिन्यू करवाई जाती हैं साथ में। अच्छा जी, ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट डिस्कस किए हार्ट कंडीशन के, स्लाइटली हमने उसकी ट्रीटमेंट की बात की। नाउ मूविंग टुवर्ड आर्टरी सिक्लेरोसिस। अभी आर्टरी सिक्लेरोसिस क्या होता है आप लोगों को पता है, पढ़ा हुआ है पैथो में। यस मैम। मैम आर्टरी का जो अंदर ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, प्लॉक डिपॉजिट हो जाता है उसके अंदर। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो ये ब्लॉक हो जाता है, किस वजह से होता है, और वो प्लाक हार्ड फॉर्मेशन हो जाती है। जी वो बोले। हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है मैम, वो उसकी हार्ड इलास्टिसिटी हो लॉस हो जाती है, जाती है। इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। अब ये प्लाक्स लिए बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के जो लिपिड्स वगैरह उनकी एक्सेस हो जाती है और वो वहां पे प्लाक्स बना देते हैं, ठीक है। So general term for all types of arterial changes, best for degeneration in small arteries and arterioles, loss of elasticity, wall thicken and hard, whereas lumen narrows. अब एथेरोस्क्लेरोसिस में हम देखें तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ एथेरोमास। एथेरोमास के प्लाक्स को ही कहा जा रहा है, वो जो हमारे पास बने होते हैं लिपिड्स के। Consists of plaque consists of lipid, cell fibrin and cell debris. Lipids usually transported with lipoproteins. तो lipoproteins भी होंगे। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें, जो हम ब्लड प्रोफाइल की बात कर रहे थे, ब्लड टेस्ट की बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि अगर उसमें एनालिसिस करें सीरम लिपिड्स का एनालिसिस किया जाए तो क्या होता है, उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात की जाए तो उनको डिफाइन करते हैं कि दे आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टुवर्ड द सेल्स
and is a dangerous component. ठीक है, तो लो लिपिड LDLs अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को लिवर से ले जाके सेल में भेज रहे हैं, और इनमें हाई कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का भी। दूसरा होता है HDL, high density lipoproteins. They are good for the health. They contain low cholesterol content and transport cholesterol from the cells toward the liver. बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एजिंग के साथ ज्यादा हो जाता है, मेल जेंडर में ज्यादा होता है, जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटरी इसको जो है वो ड्राइव कर रही होती है। ओबेसिटी, obese लोग, डाइट अगर हाई इन कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग से भी हो जाती है हार्डनिंग ऑफ द वेसल, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है जिससे कैलोरीज बर्न ही नहीं होती, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज के साथ तो वैसे ही एसोसिएटेड है ना ये तीन डिजीजेस जो कि आपके पास आ जाता है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। पोरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो वो भी वेसल्स को हार्ड कर देती है और नैरो। Combination of the birth control pills and smoking also causes atherosclerosis. Atherosclerosis के डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, सीरम लिपिड लेवल, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और रेडियो आइसोटोप। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को हम ट्रेडमिल पे खड़ा कर देते हैं, एक टाइप इसकी ये है, और पेशेंट को हम कहते हैं कि वो वॉक करे, और साथ साथ हम उसका हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कितनी वॉक, उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है या फिर हार्ट रेट उसका डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो वो डिजीज को इंडिकेट करेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, ट्राई टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, डिक्रीज सोडियम इनटेक, कंट्रोल प्राइमरी डिसऑर्डर्स जैसे हाइपरटेंशन अगर है उसको कंट्रोल किया जाए, या अगर डायबिटीज है उसको कंट्रोल किया जाए। Quit smoking. Oral anticoagulant can be given for the breakage of those plaques. Surgical intervention. Percutaneous transhumeral coronary angioplasty. ये मेथड जो PTCA का ये अब इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, इतना यूज नहीं होता। यूजली आपका सिंपल कार्डिक कैथेटराइजेशन यूज की जाती है, इसके अलावा लेजर बीम टेक्नोलॉजी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ड्राफ्टिंग है जिससे हम कैबेज भी कहते हैं। अच्छा जी, अब कैबेज में क्या होता है कि सिंपली एक ग्राफ्ट लिया जाता है किसी वेन का, लाइक आपके पास स्मॉल सेफनेस वेन का ग्राफ्ट लिया जाता है और उसको जहाँ पे ब्लॉकेज हो उस जगह पे ब्लॉकेज वाला पार्ट रिमूव करके कोरोनरी आर्टरी का, तो वो स्मॉल सेफनेस वेन का पार्ट वहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारी जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे। अच्छा जी, भी हमने बात की एथेरोस्क्लेरोसिस की, अब हम आ गए आगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। prolonged ischemia and cell death, it causes prolonged ischemia and cell death of the myocardium. Most common cause is atherosclerosis with thrombus. ये थ्रोम्बस क्या होता है? मैम अगर ब्लॉक जो है वो जहाँ पे आर्टरी के अंदर बना है वही एक्यूमुलेट रहे, मतलब वहां से डिसलॉज ना हो, तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, थ्रोम्बस बनता कैसे? There are 3 ways for the development of the thrombus. Thrombus obstructs the artery, या तो thrombus ने artery को obstruct कर दिया, vasospasm due to partial occlusion, partially artery occlude हुई लेकिन उसने जो है वो spasm cause कर दिया। Embolus blocks small branch of the coronary artery, या फिर क्या हुआ, कि जो थ्रोम्बस था उससे थोड़ा सा पार्ट ब्रेक हुआ एम्बोलस, और उसने जाके क्या किया कि कोरोनरी आर्टरी की कोई ब्रांच जो है वो ब्लॉक कर। So majority involve left ventricle. Size and location of the infarction determines severity of the disease. So simple हमने देखा कि हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या हो रहा था, थ्रोम्बस जो है वो इसको ब्रेक कर रहा था, ब्रेक नहीं कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था थ्रोम्बस इसको।
अब अगर इसकी थोड़ी सी हम देखें कोर्स ऑफ द डिजीज, तो फर्स्ट 20 मिनट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ द मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन क्विकली लॉस। अगर हम फर्स्ट 20 मिनट्स में उसको थोड़ा देख लें, ट्रीट कर लें, तो चांसेस प्रोग्नोसिस अच्छा है हमारा। So first 20 minutes critical, 48 hours inflammation begins to subside, 7th day necrosis area replaced with the fibrous tissue, and in 6 to 8 weeks scar is formed. So वो जो चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी के साथ कोई कार्डिक इवेंट हुआ है किसी पेशेंट के साथ, तो वो आइडेंटिफाई फौरन हो, जैसे आइडेंटिफाई हो उसको किसी नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा लग जाए तो उसमें फिर हार्ट की रिकवरी का चांस कम हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या आते हैं? हमारी के पेन होती है सडन सबस्टेंशियल एरिया में व्हिच इज रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म एंड नेक। इट इज लेस सीवियर इन इंटेंसिटी इन फीमेल्स। इसके अलावा पेलर, स्वेटिंग, नोजिया, डिजीनेस, एंजाइटी, फियर, हाइपोटेंशन, वीक एंड रैपिड पल्स, लो ग्रेड फीवर होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में एमआई के लिए हम ईसीजी कर रहे हैं, सीरम एंजाइम एंड आइसोजाइम टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स की लेवल अगर रेज आए तो वो पता चलता है कि अच्छा ये कार्डिक इवेंट कोई हुआ है रिसेंट। हाई सीरम लेवल्स ऑफ द मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये टेस्ट भी करवाए जाते हैं चेक करने के लिए कि हार्ट अटैक तो नहीं हुआ पेशेंट को। एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, लीकोसाइटोसिस, एबीजीज, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं और जो कि हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि कोई कार्डिक इवेंट हुआ था। कॉम्प्लिकेशंस एमआई की हमारे पास एरिथमियाज आ जाते हैं, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में रेस्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, मॉर्फिन, एंटीकोएगुलेंट्स, ड्रग्स, कार्डिक रिहेबिलिटेशन, प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द इन्फार्क्ट कितना है, ठीक है, वो है ना कि कितनी डैमेज हुआ है और कोलेट्रल्स हैं कि नहीं। अगर कोलेट्रल्स हो तो वहां से, कोलेट्रल्स पता है क्या होता है? यस मैम। मैम अगर मेन जो है हमारे पास कोई कोरोनरी आर्टरी जो डायरेक्ट मसल को सप्लाई कर रही है कि वो ब्लॉक हो जाए, तो उसके जो सराउंडिंग आर्टरीज होती है, मतलब कोरोनरी आर्टरी, वो सर्कुलेशन कंटिन्यू रखती है, सो कोलैटरल स्मॉल सर्कुलेशन रहती है। आर्टरीज होती हैं जो कि उसी एरिया को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है, जो जिसको मेन आर्टरी कर रही है। तो अगर मेन ब्लॉक हो जाए तो स्मॉल आर्टरीज की सर्कुलेशन के भी काम चल जाता है। मोर्टेलिटी रेट फर्स्ट ईयर में 30 to 40% है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस और रेकरेंस ऑफ द डिजीज। अच्छा जी, अब ये कार्डिक एरिथमिया क्या है? Alteration in heart rate or rhythm is known as arrhythmia. अब ये क्या करता है डिजीज? ये एफिशिएंसी करता है डिक्रीज हार्ट की पंपिंग की, क्योंकि रिदम डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो हार्ट किस तरह से प्रॉपर्ली पंप करेगा। स्लाइट इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट प्लस हार्ट रेट, very rapid heart rate prevents adequate filling in diastole, very slow heart rate reduces output to tissues, ठीक है, so there is slight increase in heart rate हमें मिलता है जिससे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। irregular contraction, inefficient interferes with the normal filling or emptying cycle। so सिंपल हमारे पास इशू आ रहा है एरिथमिया की वजह से हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो गया, जिससे उसकी फिलिंग और उसकी जो एम्पटिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, समझा कि हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। साइनस नोड इब्नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। साइनस नोड इब्नॉर्मेलिटीज क्या है? ब्रैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया, बड़े अच्छे से आपको पता है। हार्ट बीट अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है तो ब्रेडी है, और अगर मोर देन 100 पर मिनट है तो टैकीकार्डिया है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या कहते हैं कि एक चीज और मैंने यहाँ बतानी थी, ब्रेडी और टैकीकार्डिया। हाँ, रेंज आपको पता है ना, नॉर्मल जो हार्ट की है वो क्या है? 60 to 100 ही आती है ना। Treatment for the cardiac arrhythmias, cost should be determined and treated. Easiest to treat for those, easiest to treat are those due to medicines. Sinoatrial node problem may require a pacemaker, some may require defibrillator. Simple क्या है, cardiac arrhythmias हम cause identify कर लेते हैं और उसको treat कर देते हैं। रिदम करेक्ट करने के लिए पेसमेकर या फिर डिफिब्रिलेटर लगा दिया जाता है या फिर मेडिसिन दे दी जाती हैं।
फिर आ जाते हैं कार्डिक अरेस्ट, MI कार्डिक एरिज, उसकी कॉम्प्लिकेशंस थी हमारे पास एम एरिथमियाज, उनको हमने देखा। अब हम बात करते हैं कार्डिक अरेस्ट की। cessation of all activity in the heart, no conduction of impulse, flatline आ रही है, it may occur due to excessive vagal stimulation, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, या फिर insufficient oxygen to the heart patient, जिससे कार्डिक एक्टिविटी टोटली सीजेट हो गई। अब क्या है इस केस में, क्या जरूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो कंटिन्यू करवाया जाए टुवर्ड द हार्ट। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे कह दिया जाता है। Heart is unable to pump sufficient blood to meet metabolic needs of the body। इसकी complications अगर हम देखें congestive heart failure की, तो हमारे पास आ जाती हैं कि this disease can be acute और it can also be chronic, क्योंकि chronicity भी इसमें develop हो सकती है। It results from the problem in the heart itself, increased demands placed on the heart, और देयर में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो हार्ट में खुद को इशू आ गया, या फिर इंक्रीज डिमांड हार्ट के ऊपर प्लेस कर दी गई, या फिर क्या हुआ कि हार्ट में भी इशू था और डिमांड भी ज्यादा हार्ट से की गई फंक्शन की। वन साइड यूजुअली फेल्स फर्स्ट, तो वन साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑन द अफेक्टेड साइड, कॉजेज अगर हम देखें तो मे बी कोई इन्फॉक्शन वहां पे डेवलप हो गया, वाल्व का कोई डिफेक्ट आ गया, कोई कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट थे, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज था कोई, तो ये सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने क्या किया, हार्ट फेलियर करा दिया। हमें इतनी डिटेल में नहीं से देखा। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम देखें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, हमारे पास रेडियोग्राफ्स आते हैं, कैथेटराइजेशन आ जाती है, एबीजीज आ जाती हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ट्रीटमेंट, अंडरलाइंग कॉज शुड बी ट्रीटेड, डिक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस न दिया जाए। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स कुछ लिए जाते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स क्या होते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। इसके अलावा डाइट और ड्रग के थ्रू भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब आ गया हमारे पास हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? इंक्रीज्ड pressure of the blood vessels in the of the blood in the blood vessels. So increase in blood pressure, insidious onset, symptoms may be mild. Three categories हैं, essential, secondary and malignant, हम इसको identify कर रहे होते हैं। It can be classified as diastolic or systolic, develops when BP consistently over 140/90. Diastolic component is more important क्योंकि ventricle से रिलेटेड होता है ये आपके पास। अगर वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो करवाता है रेज इन डायस्टोलिक प्रेशर, सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हार्ट का कोई इशू तो नहीं हो गया। ओवर लॉन्ग टाइम हाई बीपी डैमेजेस आर्टीरियल वॉल्स, causes sclerosis, lumen decreases, walls में dilate और tear, aneurysm बन सकता है वहां पे। Areas which are most frequently damaged by the hypertension include kidney, brain, retina, ठीक है। हाई बीपी का इफेक्ट आता है, किडनी डैमेज हो रहे होते हैं, रेटिना इफेक्ट होता है, आईसाइट चली जाती है, ब्रेन के एरिया डिफरेंट डैमेज करवा रहे होते हैं जिसका बॉडी पे इम्पेक्ट आता है। एंड रिजल्ट ऑफ द पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इंक्लूड chronic renal failure, stroke, loss of vision and congestive heart failure। तो रेटिना ने लॉस ऑफ विजन करा दिया, ब्रेन इफेक्ट हुआ तो स्ट्रोक हो गया, किडनी इफेक्ट हुआ तो क्रॉनिक रेनल फेलियर हो गया। If we look at the etiology of the blood pressure, what happens? It increases with age. Males are more frequently and severely affected. Genetic factors भी इसको decide कर रहे होते हैं। High sodium intake also causes hypertension. Excessive alcohol से भी problem cause होता है।
ओबेसिटी के पेशेंट में भी हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड और रेकरेंट स्ट्रेस से भी हाइपरटेंशन जनरेट होता है। एसिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस, इनिशियल साइंस वेग एंड नॉन स्पेसिफिक, जिसमें रेडनेस ऑफ द स्किन आ जाता है, हेडेक आती है, फटीग होती है, मलेज, नो एनर्जी टू डू एनीथिंग, ठीक है। सो फेस में भी रेडनेस है, वार्मथ इन हैंड्स भी होती है। ट्रीटेड इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, माइल्ड डायूरेटिक्स मतलब मेडिसिन दी जाती हैं। पेशेंट कंप्लायंस बड़ी जरूरी है कि वो मेडिसिन टाइमली ले रहा है कि नहीं, उसने अपना सॉल्ट इनटेक रिड्यूस किया है कि नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। सो प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन ट्रीटिंग अंडरलाइंग कंडीशन एंड मेंटेनिंग कांस्टेंट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। शॉक और हाइपोटेंशन results in decreased circulating blood volume, causes general hypoxia and low cardiac output। अब हाइपोटेंशन है ना, ब्लड का वॉल्यूम कहीं रिड्यूस हो रहा है तो शॉक कॉज करेगा बॉडी में। टाइप्स भी बहुत सारी हैं शॉक की, आपने पढ़ी हुई है, हाइपोवोलेमिक है, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वेसोडाइलेशन हो गई, सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से वेसोडाइलेशन हो गई, न्यूरोजेनिक, कुछ हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस हैं उनके लॉस की वजह से जो है वो वेसोडाइलेशन हो गई, हाइपोवोलेमिक वॉल्यूम में ओवरऑल ब्लड का लॉस हो गया, किसी में भी शायद इंजरी की वजह से, कार्डियोजेनिक हार्ट की पंपिंग एबिलिटी ही लूज हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या चीजें जो शॉक करवा रही हैं, एक्यूट रेनल फेलियर, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हेपेटिक फेलियर, हेमरेजिक अल्सर, इन्फेक्शन, कार्डिक फंक्शन, ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास जो कि शॉक में बॉडी को ले जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट साइन जो आता है शॉक में, थर्स्ट आता है, एजिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस, ठीक है, ऑफन ये मिस हो जाती हैं चीजें। सेकंड में बॉडी कूल मॉइस्ट हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, टेकिकार्डिया, ओलिगुरिया एज अ कंपनसेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। डायरेक्ट इफेक्ट्स में देखें तो डिक्रीज बीपी एंड ब्लड फ्लो, एसिडोसिस, लॉन्ग में डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द बॉडी, ठीक है। बस ये क्योंकि हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं इसकी चाहिए, हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। हाइपोवोलेमिक में आप वॉल्यूम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक में आप उस एलर्जिक चीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंटीहिस्टामिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे। सेप्टिक में हम उस इन्फेक्शन को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एंटीमाइक्रोबियल्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। तो मैक्सिमाइज ऑक्सीजन सप्लाई, फिर मेडिसिन दे सकते हैं जिसमें पाइन डोपामिन हो सकती है। गुड प्रोग्नोसिस इन अर्ली स्टेजेस, मोर्टेलिटी इंक्रीजेस एज इरिवर्सिबल शॉक डेवलप्स। ओके, तो हमने आज क्या किया, हमने कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश की, जिसमें हमारे पास हमने इनिशियली उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की, उसके बाद हमने एमआई को डिस्कस किया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिस्कस किया, कार्डिक एरिथमियास को डिस्कस किया हमने, फिर हमने शॉक की बात की। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, पहला डिजीज कौन सा था, एथेरोस्क्लेरोसिस को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? नो मैम। ठीक हो गया बच्चे, आप लोग इस अब पार्टिसिपेट नहीं करते पहले की तरह, मैं हमेशा यही कहती हूँ। चलें, अभी भी नहीं करना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मैम जी। जो समझ नहीं आता वो क्लास में पूछ लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं ऐसा करती हूँ 14 लेक्चर्स रख लेते हैं, ठीक है। मैम मैम प्लीज थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा। मैम 12 कर तो लें। सब्जेक्ट ही बहुत यस इजी है, मैम, इसमें कुछ 12 होता कर ही लें। नहीं है। हम बाद मैम में हम सब आपको ने भी बहुत काम अच्छा पेपर देंगे इंशाल्लाह।
मैम बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। मैम बच्चे सही साथ बात साथ है। पढ़ा करें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैम अब साथ हमने साथ पढ़ते हैं, हमारे क्विज थे इस वीक में 2-3, इसीलिए हम जो है ना वो बच्चे ज्यादा ये तो ही क्विज का टाइम ही नहीं है, किसने क्विज रखा था इस टाइम? मैम हमारा था फार्मा का, वो लाइट मैम 3-4 दिन हो गए काफी ज्यादा तंग कर रही थी, तो इस वजह से मैम ने फिर आगे कर दिया था, लेकिन होना हमारा 1 हफ्ता पहले ही था वो क्विज। बच्चे क्विज की डेट तो है ही बड़ी पुरानी है, तो मुझे डेट्स भी भूल गई हैं जब क्विज लेना था। कोई यस मैम। टीचर अगर आउट ऑफ आके डिस्टर्ब मैम करके लेता है। सब ने उस वक्त नहीं लिए थे क्विज, मैम किसी ने यस लिया था मैम, वो किसी ने नहीं अभी लिया। आके लिया उन्होंने। बच्चे सब ने उस टाइम लिया था, हार्डली कोई एक दो लोग होंगे जिन्होंने नहीं लिया। अब अगर वो अपना टाइम टाइम पे नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो प्रॉपर स्कूल के शेड्यूल है हम उसको डिस्टर्ब करें। बताएं। मैम आप सही कह रही हैं। चलें 12 लेक्चर है, इससे आगे मुझसे कोई बात नहीं करेगा, थैंक ठीक यू है। मैम। मैम और हमारे पेपर ऑन कैंपस ही होंगे? बेटा ये मुझे नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता होता ये अब एट बस द तैयारी मोमेंट। करो। हाँ बस आप तैयारी पे फोकस करें, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, एचसीक्यू, सारी चीजों पे। ये ओके अभी पता मैम। चलेगा कि पेपर ऑन कैंपस है कि ऑनलाइन है, उसके बाद उसका पैटर्न डिसाइड होगा, ठीक है। ओके मैम। मैम थैंक यू मैम। जी ओके मैम, जी, थैंक टेक केयर। अब पढ़ लें, पेपर आ गए हैं, बजाय से कि लटका लें, ठीक है। जी ओके मैम, मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।